नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस दूसरे एमसीक्यू सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पहला एमसीक्यू सेशन जो था उसमें हमने 15 प्रश्नों का एक सेट देखा था और उसमें मैंने आपसे बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपके जो इस तरीके के एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसी के क्रम में जो पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो होता है उसके आधार पर पहला क्विज था, और ये भी आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके आधार पर ये एमसीक्यू सेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं उसके आगे से। तो ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं, यानी फ्लूइड्स विच फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज। उनको क्या कहते हैं? आपको पता है कि जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं उनको कहते हैं न्यूटनी तरल, यानी न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो पालन नहीं करते हैं उनको कहते हैं अन्यूटनी तरल, यानी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसमें ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं उन्हें कहेंगे न्यूटनी तरल। तो न्यूटोनियन फ्लूइड यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, श्यानता यानी विस्कोसिटी म्यू से प्रदर्शित जिसको किया जाता है की इकाई होती है। आप इसमें ABCD करके देखिए। ए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू DU अपॉन DY। ये न्यूटन का जो श्यानता समीकरण होता है उससे आप म्यू की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये पहला भी होता है। बी पास्कल सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई पास्कल बोलते हैं, तो पास्कल सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। सी इसकी पॉइस भी इकाई होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी ABC ये तीनों इकाइयाँ श्यानता विस्कोसिटी यानी म्यू की होती हैं। तो सही उत्तर आपका ए में टिक करने से या बी में टिक करने से या सी में टिक करने से नहीं होगा। इस प्रश्न में आपको डी में टिक करना पड़ेगा कि उपरोक्त सभी जो इकाइयाँ हैं वो म्यू यानी कि श्यानता की हैं। तीसरा आप देखिए, एक पॉइस का मान होता है। एक पॉइस का मान आपको पता है कि 1/10 पास्कल सेकेंड होता है। तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप MCQ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से घुमाकर आपसे पूछ ले। चौथा है द्रव की परम श्यानता यानी म्यू तथा घनत्व रो के अनुपात को कहते हैं, यानी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी इज नोन एज। आपको पता है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू होता है और डेंसिटी या घनत्व रो का जो रेशियो या अनुपात होता है म्यू अपॉन रो, उसको कहते हैं शुद्ध गतिक श्यानता, या उसको निरपेक्ष श्यानता भी कहते हैं, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसको बोला जाता है। तो ABCD आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला श्यानता गुणांक नहीं, गतिक श्यानता नहीं, परम श्यानता नहीं, डी जो ऑप्शन है निरपेक्ष या शुद्ध गतिक श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसको हम बोलेंगे। तो म्यू अपॉन रो का जो अनुपात है या रेशियो है उसको क्या कहेंगे? इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या शुद्ध गतिक श्यानता या निरपेक्ष श्यानता। पांचवा है शुद्ध गतिक श्यानता की इकाई होती है, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। म्यू अपॉन रो इक्वल्स टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो म्यू की इकाई रख दीजिए आप और रो की यानी घनत्व की रख दीजिए, तो दोनों से भाग दे के जो बचेगा तो वो बचता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये जो इकाई होती हैं वो शुद्ध गतिक श्यानता या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती हैं। तो इसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, पॉइस भी नहीं होगा, क्योंकि पॉइस इसकी होती है डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पॉइस नहीं होती है। तो ये डी ऑप्शन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड शुद्ध गतिक श्यानता या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई होगी। छठवां है स्टोक निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? स्टोक आपको पता है कि शुद्ध गतिक श्यानता की इकाई होती है। तो ये शुद्ध गतिक श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हम पढ़ रहे थे उसकी इकाई स्टोक होती है। तो ये ABC ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन देखिए, शुद्ध गतिक श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो इकाई है वो स्टोक होती है। प्रश्न 7वां देखिए, ऐसे गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है, यानी ऐसे गुण को क्या कहते हैं जिसमें एक ही तरल है और उसके अणुओं में आपस में आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा गुण संसंजन यानी कोहेसन कहलाता है। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें संसंजन, दूसरा आसंजन, सी श्यानता और डी है तल तनाव। तो पहला जो संसंजन है यानी कोहेसन, या इसके जो फोर्स लगता है या बल लगता है इसके कारण, उसको कहते हैं
फोर्स ऑफ कोहेसन यानी संसंजन। तो ऐसे गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है संसंजन, यानी पहला ऑप्शन कोहेसन। दूसरा है आपका ऐसे गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं या किसी तरल तथा ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण होता है कहलाता है। तो ऐसा गुण जिसमें विभिन्न तरलों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करें या एक तरल और ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण हो वो कहलाता है आसंजन यानी कि एडहेसन। तो ये आप देखिए, ये आपका था समान तरलों में एक ही तरल के अणुओं में आकर्षण तो संसंजन, अगर विभिन्न तरलों में या एक तरल और एक ठोस में आकर्षण हो तो आसंजन यानी एडहेसन। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन इसमें होगा। नौवां है पारा कांच की सतह को गीला नहीं करता किंतु पानी करता है क्योंकि। तो इसमें जो आसंजन बल और संसंजन बल की जो हमने बात किया था वो उसी का ये पूरा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि सतह को गीला करता है कि नहीं करता है। तो इसमें ए ऑप्शन देखिए, पानी तथा कांच के मध्य आसंजन बल जो है वो पारे तथा कांच के मध्य लगने वाले आसंजन बल से अधिक होता है। तो पानी तथा कांच के मध्य आसंजन बल अधिक होता है तो पानी क्या करता है, कांच की सतह को गीला कर देता है, लेकिन पारे तथा कांच के मध्य जो आसंजन बल लगता है वो कम होता है, इसलिए पारा कांच की सतह को गीला नहीं करता है। और बी और सी और डी आपके उसी तरह से लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप इसमें से ढूंढ करके ऑप्शन सही लगा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आसंजन बल वाला कॉन्सेप्ट है। 10वां है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण द्रव में श्यानता का गुण यानी विस्कोसिटी का गुण आता है। तो वो अभी हमने आप पढ़ा था, संसंजन बल यानी फोर्स ऑफ कोहेसन जो होता है, आपस में एक ही तरल के अणुओं में जो आकर्षण होता है उसकी वजह से ही द्रव में श्यानता का गुण आता है। तो पहला ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 11वां है ऐसी क्रिया जिसमें बहुत कम व्यास की नली को किसी बर्तन में रखे द्रव में डुबोने पर नली में द्रव का तल बर्तन में रखे द्रव के तल से ऊपर या नीचे हो जाता है, क्या कहलाता है। ये क्रिया जो है या एक्शन है इसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता है उसको केशिका क्रिया या केशिकत्व या कैपलरी एक्शन उसको बोला जाता है। जब हम बहुत पतली संकरी या कम व्यास वाली नली को पानी में डुबोते हैं तो उसमें पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, बर्तन में रखे पानी के तल से या द्रव के, हम कहें द्रव के तल से ऊपर हो जाता है, और जो उसकी सतह होती है वो अवतल या उत्तल होती है। तो ये जो क्रिया है इसको कहते हैं केशिका क्रिया या केशिकत्व भी बोलते हैं या कैपलरी एक्शन। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 12वां है कांच की बहुत कम व्यास की नली को बर्तन में रखे पानी में डुबोने पर पानी शीशे को गीला कर देता है तथा नली के अंदर पानी का तल बर्तन में रखे पानी के तल से ऊंचा हो जाता है एवं नली में तल का आकार अवतल होता है। क्योंकि इसमें कई ABCD ऑप्शन दिए हैं और इसमें लिखा आसंजन यानी पानी तथा शीशे में आकर्षण बल वो आसंजन बल होगा। इसी तरह संसंजन यानी पानी के अणुओं में आकर्षण बल। तो यदि आसंजन का मान संसंजन से अधिक है तो क्या होगा, वो गीला कर देगा और क्या होगा, बर्तन में रखे पानी के तल से ऊंचा हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन दिया है वही संसंजन पारे के अणुओं में आकर्षण बल ग्रेटर देन दिया है आसंजन से, तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा। ए आपका सही ऑप्शन होगा, यानी आसंजन जो पानी तथा शीशे में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है किससे, संसंजन से, यानी पानी के अणुओं में जो आकर्षण बल है उससे। 13वां है कांच की बहुत कम व्यास की नली को बर्तन में रखे पारे में डुबोने पर पारा शीशे को गीला नहीं करता तथा नली के अंदर पारे का तल बर्तन में रखे पारे के तल से नीचा हो जाता है एवं नली में तल का जो आकार होता है वो उत्तल होता है। क्योंकि इसमें बी ऑप्शन हो गया, यानी संसंजन यानी पारे के अणुओं में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है आसंजन बल से, पारे तथा शीशे में आकर्षण बल जो लग रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 14वां देख लेते हैं, जब कोई दो द्रव जो आपस में ना घुलते हों या कोई द्रव तथा गैस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी संपर्क सतह हमेशा खिंचाव या तनाव में होती है, जिसे कहते हैं तल तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट घुमाकर आपको पूछा जाए तो आपको तल तनाव या इसको पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो जब कोई दो द्रव जो आपस में ना घुलते हों या ये कोई द्रव है एक गैस है संपर्क में आते तो उनकी जो सतह होती है, संपर्क सतह, वो हमेशा खिंची हुई होती है या तनाव में रहती है या तनाव में होती है, उसे हम कहते हैं तल तनाव या पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। 15वां तल तनाव यानी सरफेस टेंशन की इकाई होती है। तो आपको पता है तल तनाव क्या होता है, फोर्स प्रति यूनिट लेंथ,
यानी फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ये तल तनाव होता है। तो फोर्स की इकाई होती है न्यूटन और लेंथ की इकाई होती है मीटर, तो इसकी न्यूटन पर मीटर क्या होगी, इसकी इकाई या यूनिट आपकी होगी। तो सरफेस टेंशन की जो या तल तनाव की या पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है वो न्यूटन पर मीटर आपकी होती है। तो इस तरह से आपने 15 क्वेश्चंस का सेट देखा जो कि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उस पर आधारित था। इसके पहले भी 15 प्रश्नों का एक सेट देखा था। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो पहला चैप्टर ही होता है हाइड्रोलिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पर पढ़ाया जाए, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के नाम पर, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे जब आप तैयारियाँ करेंगे जेई की या कंपटीशन के एग्जाम्स को, उसमें भी ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इनको जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आगे हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको बहुत सारी उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर सीख लीजिए और तभी आपको सारा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट या हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।